वेलकम स्टूडेंट्स टू द अनदर वीडियो ऑफ द सीखा कोचिंग क्लासेस। मैं नरेश देवगन स्वागत करता हूं आपका अगली वीडियो में। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक, ऊपर हमने डिस्कस किया था जो अकाउंटेंसी है और अकाउंटिंग है, दो वर्ड हमने डिस्कस किया है ना। अकाउंटेंसी क्या है? नॉलेज है। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस है। जब आप नॉलेज को एक्चुअल अप्लाई करते हैं तो वो अकाउंटिंग बन जाता है। ठीक, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि अकाउंटेंसी जो है वो रूल्स या प्रिंसिपल फ्रेम करता है ना। अकाउंटेंसी फ्रेम से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए रूल्स बनाना, प्रिंसिपल्स बनाने का काम जो है उसे अकाउंटेंसी कहते हैं। ठीक, तो अब वही डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक, हमें यहाँ पे अकाउंटिंग में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक, कुछ सिद्धांत हैं जो हमें याद रखना जरूरी है। ठीक, तो देखो क्या है वो। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है वो देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट disclose the profitability and solvency of business to verify parties. It is necessary to prepare such a statement in standard language. देखो अकाउंट्स क्या बता रहा है? अकाउंट बता रहा है प्रॉफिट कितना, लॉस कितना। ठीक, सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस मतलब एसेट कितना, लायबिलिटी कितना, ये सारी चीज बता रहा है। तो इसके लिए जरूरत है कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो। क्या हो? एक स्टैंडर्ड हो, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। ठीक, जिसे आप फॉलो करें। अगर हर कोई अपने हिसाब से अकाउंट बनाने लग जाएगा तो गवर्नमेंट का अगर हम एग्जांपल लें तो गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगा किससे टैक्स कितना लगाए, है ना। मान लो कोई बहुत चालू इंसान है, वो अपने अकाउंट के हिसाब से अकाउंट बना रहा है। कोई एक नॉर्मल पर्सन है, वो अपने अकाउंट बना रहा है। जो चालू है, जिसके पास ज़्यादा तेज दिमाग है, वो अपने लॉसेस को इतना दिखा देगा कि प्रॉफिट कम कर लेगा। एक्चुअल में उसका प्रॉफिट होगा ज़्यादा, बट वो इस तरह से अकाउंट्स बनाएगा कि लॉस दिखा देगा और टैक्स देने से बच जाएगा। जो दूसरे तरफ जो नॉर्मल पर्सन है, जिसे इतना नॉलेज नहीं है चीज़ों का, वो नहीं कर पाया, है ना। वो ऐसा हेरा फेरी नहीं कर पाया, उसे टैक्स ज़्यादा देना पड़ा। ठीक, तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या सिंपल वर्ड में आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल कह सकते हैं। ठीक, तो क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल है स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हर किसी को फॉलो करना कंपलसरी है। ठीक, तो देखो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स आर देयर, या कंसेप्ट कह सकते हो, ऐसे बेसिक कंसेप्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आता है बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। ठीक, बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। ठीक, हम दिस कंसेप्ट एज्यूम्स दैट बिजनेस हैज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटाइटी फ्रॉम इट्स ओनर। एंटाइटी का मतलब पहचान। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक बंदा है, एक पर्सन है जो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना। क्या कर रहा है? ये जो घर के शेप का है, हम इसे बिजनेस फॉर्म समझेंगे, है ना। ठीक, तो ये मान लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं महेश। ठीक, और ये महेश का बिजनेस है, हम इसको नाम दे देते हैं महेश प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि महेश और बिजनेस जो है दोनों एक पर्सन नहीं है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं? अंबानी का बिजनेस, अडानी का बिजनेस, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अंबानी अलग है, अंबानी अलग है, और उसका जो बिजनेस है जियो वो अलग है। आप दोनों को एक नहीं देख सकते, है ना, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, भले इस बिजनेस को मैनेज महेश कर रहा है, बिजनेस को मैनेज कौन कर रहा है? महेश कर रहा है, लेकिन अकाउंट्स क्या बोलता है कि ये दोनों एक नहीं है। बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, दोनों के बीच डिफरेंस है। और ये चीज आपको भी अकाउंट्स हम पढ़ते समय दिमाग में रख लेना है। जब भी आप अकाउंट्स बनाओगे, आप बिजनेस के लिए अकाउंट्स बनाओगे, आपको एज्यूम कर लेना है कि आप वो बिजनेस हो। जब अकाउंट्स बनाते रहोगे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आप बिजनेस हो, आप ऑनर नहीं हो, आप अकाउंटेंट नहीं हो, आप बिजनेस हो।
ये सोचते हुए आपको क्या करना है, काम करना है। तो हमें सबसे पहला काम ऑनर को बिजनेस से अलग करना है, ऑनर को बिजनेस से अलग करना है। तो ये हमारा कंसेप्ट बन जाता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक, अगला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इन फ्यूचर एंड द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बिजनेस ऑन द assumption that it is a continuing enterprise। मतलब जैसे आपने एक बार बिजनेस स्टार्ट किया तो ये मान लिया जाता है कि बिजनेस फ्यूचर में चलता ही रहेगा, और आप जो अकाउंट्स बना रहे हो ऐसे ही बनाओगे कि वो चल रहे। ठीक, ठीक है, मतलब आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बिजनेस लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जो हमारा अगला है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी मतलब जो आप कर रहे हैं वो आप एक जैसा करिए। ठीक, मतलब अगर आप डेली घर में 2 आवर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको डेली 2 आवर्स सेल्फ स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ लिए 2 घंटा, फिर उसके बाद आप 3 दिन तक पढ़ाई ही नहीं किए, फिर किसी एक दिन 4 घंटे पढ़ लिए, फिर 5 दिन पढ़ नहीं रहे हो, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में प्रॉब्लम ये होगा कि आप पहला चीज तो जो पढ़ रहे हो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। ठीक, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। आप डेली 1 आवर पढ़िए, डेली 2 आवर पढ़िए, उससे क्या होगा, आप कंपेयर कर पाओगे अपने पढ़ाई को। ठीक, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट यही कहता है कि एक बार आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया है, एक बार जो आपने मेथड एक्सेप्ट कर लिया है, जिस मेथड से आप बना रहे हो, एक बार आपको उसी मेथड से हर साल बिजनेस चलते रहना चाहिए। मतलब कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपके अकाउंटिंग मेथड्स पे। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अपने प्रॉफिट्स को इजीली कंपेयर कर सकते हो, आप मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकते हो। ठीक, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है। ठीक, अगला आता है एक्यूरल कंसेप्ट। हम एक एग्जांपल लेते हैं, और उससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमारा ईयर स्टार्ट होता है जनवरी में और एंड होता है दिसंबर में, लेकिन अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अब आपका साल स्टार्ट होगा हमेशा 1 अप्रैल को और एंड होगा 31 मार्च को। ठीक, अपना कैलेंडर बदल लीजिए, जनवरी टू दिसंबर अब नया साल नहीं मनाना है हमको, है ना, हमें मनाना है अप्रैल टू मार्च। ठीक, 1 अप्रैल को आपका साल स्टार्ट होगा, 31 मार्च को आपका साल खत्म होगा। मान लीजिए 1 अप्रैल 23 को अगर कोई ईयर स्टार्ट हो रहा है तो वो 31 मार्च 24 को खत्म होगा, है ना। ठीक, तो एक्यूरल कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मान लीजिए आप 31 मार्च 2023 को कोई गुड्स सेल किए 10,000 रुपीज का। ठीक, 31 मार्च 2023 को आप क्या किए, आप गुड्स सेल किए कितने का, 10,000 रुपीज का। ठीक, इसका पेमेंट आपको रिसीव हुआ 15 अप्रैल 2024 में। कब रिसीव हो रहा है, सॉरी 24 नहीं, ये 23 होगा, है ना। ठीक, 15 अप्रैल 2023 को उसका पेमेंट रिसीव हो रहा है। ये जो 10,000 रुपीज है वो मिल रहा है ना। अब बताइए ये दोनों सेम ईयर में हो रहा है या अलग अलग ईयर में हो रहा है। फिर 31 मार्च को जो आप सेल कर रहे हो उसका पेमेंट आपको मिल रहा है 15 अप्रैल को 23 तो दोनों सेम ईयर है या अलग अलग ईयर है। ठीक, आंसर सोच लिया अपने मन में। तो ये अलग अलग ईयर है, ध्यान दीजिए कैसा है, अलग अलग ईयर है। मार्च में हमारा साल खत्म होता है और अप्रैल में न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। मार्च में एक साल खत्म होता है और अप्रैल में न्यू ईयर स्टार्ट होता है। ठीक, तो अब एक्यूरल कंसेप्ट पे आते हैं ना। एक्यूरल कंसेप्ट क्या है, एज पर दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल इज मेड एंड इट इज इमटेरियल वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट ऑन सेम। ठीक, मतलब आपने 31 मार्च को गुड सेल किया, पेमेंट रिसीव हुआ 15 अप्रैल को। ठीक, तो आप इस दिन का रिकॉर्डिंग करोगे कि नहीं करोगे, इसका रिकॉर्डिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, नॉर्मल सी बात है आप करोगे। ठीक, ऐसा नहीं बोलोगे अरे छोड़ अभी तो पैसा मिला नहीं है तो हम इसको नहीं लिखते। ठीक, ऐसा नहीं बोलना है। इस दिन आपने सेल किया तो आपको लिखना है, भले पैसा मिले या ना मिले, आपको इसका भी एंट्री करना है
और जिस दिन ये पैसा मिलेगा आपको वो एंट्री भी करना है, ठीक। तो एक्रुअल कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड, सेल हुआ जिस दिन उस दिन आप उसको रिकॉर्ड कर लो, इमटेरियल वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, भले पैसा मिला हो या ना मिला हो इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल किया इंपॉर्टेंट है, आप उसे लिखिए, फिर जिस दिन पैसा आएगा उसे भी लिख लेंगे, है ना। तो होता है एक्रुअल कंसेप्ट, ठीक। हमें वेट नहीं करना है कि पैसा आएगा या हम पेमेंट करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, हमें लिख लेना है, जब जो काम हुआ तब लिख लो, वो होता है एक्रुअल कंसेप्ट, ठीक। अगला होता है मैचिंग कंसेप्ट। The concept of matching emphasizes that expenses incurred in an accounting period should be matched with revenue during that period. It follows from this that revenue expense incurred to earn this revenue must belong to the same accounting period. जो भी हमने डिस्कस किया, हमारा अकाउंटिंग पीरियड कैसा होता है, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल में नया साल शुरू होगा, मार्च में साल खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें हर साल हमारे रेवेन्यूज को और एक्सपेंस को कंपेयर करना है, मैच करना है, ठीक। और मैच करके ये देखना है कि हमने कितना रेवेन्यू अर्न किया, ठीक, टू अर्न दिस रेवेन्यू, ठीक है। ये सब एक साल का बनना चाहिए, 1 ईयर का हमको ये सब काम करना है, वन ईयर का करना है, ठीक। अगला कॉस्ट कंसेप्ट है। द कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब, कॉस्ट का मतलब जो आप खर्च कर रहे हैं ना, एक्सपेंसेस को एक तरह से कॉस्ट कहेंगे हम, ठीक। जैसे सपोज आपने एक मशीन खरीदा, सपोज आपने लैपटॉप लिया अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, आपको लैपटॉप में काम करना पसंद है, ये लैपटॉप आपने परचेज किया 30,000 का, ठीक। अब उसमें आपने MS ऑफिस डला लिया, सपोज अलग से आपको ये ऑफर में नहीं मिला, आपको 5,000 का MS ऑफिस डलाना पड़ गया, ठीक। आपने और कुछ सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया ना, आप लैपटॉप खरीदते हुए ठगा गए, है ना, दुकान वालों ने आपको ठग दिया, जो फ्री देना था आपको उसका भी पैसा ले लिए। आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर डला, एंटीवायरस डला लिया, मान लीजिए आपने 1,000 का, ठीक है। तो आप ये नहीं कहोगे कि आपका लैपटॉप 30,000 का है, लैपटॉप खरीदते हुए आपने 5,000 यहाँ खर्च किया, 1,000 यहाँ खर्च किया, तो आपका जो लैपटॉप था वो टोटल 36,000 का हो गया ना, कितने का हो गया, 36,000 का हो गया। तो अब आप जब अकाउंट्स बनाओगे, आप वहां पे लैपटॉप के सामने 36,000 रुपीज लिखोगे, 30,000 नहीं लिखोगे, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर्ड दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। अगर आप मशीन खरीद रहे हैं, ठीक, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वो मशीन खरीदते हैं, तो उस मशीन को ट्रक के थ्रू लाया जाता है, शिप के थ्रू लाया जाता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उसमें जोड़ोगे, परचेज प्राइस तो जोड़ोगे, ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसे इंस्टॉल कराना पड़ेगा, एक इंजीनियर आकर उसे इंस्टॉल करेगा, तो वो भी पैसा लेगा, उसका भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और एसेट्स को रेडी करने में जो भी एक्सपेंस हो रहा है, जो भी खर्च हो रहा है, वो सबको ऐड करेंगे तो हमारा कॉस्ट बनेगा। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का, ठीक, कि आपको टोटल प्राइस लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट ऑब्जेक्टिविटी है। दिस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग स्पेसिफाइज दैट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑब्जेक्टिव मैनर एंड शुड बी अनबियास्ड इन नेचर। तो ऑब्जेक्टिव नेचर में आपको लिखना है और अनबियास्ड होना चाहिए, मतलब अनबियास्ड होना चाहिए, है ना, मतलब पार्शलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक, चीटिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे कुछ गलती कर दे रहे हो, ठीक, 1,000 का सेल कर रहे हो और उसे 10,000 लिख दे रहे हो, ठीक, ले रहे हो 5,000 लिख रहे हो 500, तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, फ्रॉड वाला काम नहीं करना है, ठीक। तो अनबियास्ड नेचर पे आपको काम करना है, ठीक। तो दिस आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स कह सकते हो, कंसेप्ट कह सकते हो, ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग, ओके। ठीक, अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है हमारा थ्योरी में, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने जो डिस्कस किया है ना, आ गया क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए,
ना, स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, तो उसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर दोस रिटन स्टेटमेंट विच आर इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम accounting standard are those written statements which are issued from time to time by the accounting professionals body specify uniform rules or practices for the preparation of the financial statement। मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है यहाँ पे कि आपको इस तरह से अकाउंट बनाना है, रूल्स रेगुलेशन बना दिए कि आपको ऐसा अकाउंट बनाना है। ठीक, जरूरत क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, accounting standards are needed to improve the reliability and bring uniformity in accounting practices and to ensure transparency, consistency, comparability in financial information। मतलब रिलायबल होना चाहिए, आप जो अकाउंट्स बनाने हो रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, है ना, यूनिफॉर्म होना चाहिए। हर बिजनेस का अपना अपना अकाउंट बनाने का तरीका अगर बना दोगे तो घाटा हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबका एक जैसा बनना चाहिए। ठीक, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तो इन वजह से हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ता है। ओके, ठीक ठीक। और बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपके लिए अगेन होमवर्क है, पढ़ के देखिए इसे। ठीक है, जो मैंने बताया है उनमें से कोई पॉइंट होगा पढ़िए, डाउट है मुझे कांटेक्ट करिए, है ना। कैसे कांटेक्ट करना है, मेरा ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक है, आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट करिए। ओके, चलिए।